द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के परिणाम आ चुके हैं। रिजल्ट्स छोटी के भी आए, बड़ी के भी आए। अगर कुल मिलाकर के रिजल्ट्स का चिट्ठा बनाया जाए, टोटल लगाया जाए, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं कहे जा सकते। इतना ज़रूर है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आईटी कंपनीज है, इनके रिजल्ट्स में कुछ रोशनी दिखाई दी है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के आईटी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें एक अच्छी रोशनी दिखाई दी है, अच्छी आशा का संचार हुआ है। शेयर्स को तोड़ा था फ्राइडे को, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। वो तो ऑपरेटर्स की मतलब एक साइकिल है, वो तो ऑपरेटर्स की, वो तोड़ते हैं। मतलब एसेंचर के रिजल्ट शानदार आए थे, एसेंचर को भी तोड़ा था परिणाम आने के बाद में। अब वो चढ़ा लिया और इतना चढ़ गया है, वो $375 हो गया उसका रेट, और चढ़ेगा वो। तो वो कोई खास बात नहीं है। आईटी कंपनियों के परिणाम बहुत अच्छे थे, इनमें बहुत बड़ी आशा छुपी हुई है, और ये वेल एंड डू होगा, मतलब फर्स्ट क्लास होगा। मतलब तो इनमें इन्वेस्टमेंट अगर किसी का है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे ख्याल से। हालांकि मेरी परचेज करने की, इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है, लेकिन मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये एनालिसिस है ये। बाकी तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें अपने से, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे HDFC बैंक के परिणाम आए कल, और टेक महिंद्रा के भी कल रिजल्ट आए। दोनों रिजल्टों को मैं कुल मिला के अच्छा मानता हूँ, क्योंकि HDFC बैंक का जो रिजल्ट थे, कुछ लोग तो फ्लैट प्रॉफिट मान रहे थे ग्रोथ, और कुछ लोग 2% प्रॉफिट ग्रोथ मान रहे थे ईयर ऑन ईयर, लेकिन वो प्रॉफिट ग्रोथ 5% आई है। और 5% में भी मैं आपसे एक बात बताऊं, उन्होंने एक मीडिया रिलीज में एक नोट डाला है। उस नोट में लिखा है कि अगर सन 23 सितंबर 2023 के मुकाबले अगर इसको हम वो जो टैक्स राइट बैक और ये सब चीज़ें, ये और ट्रेडिंग, कुछ ऐसा लिखा है, स्पष्ट नहीं है वो, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष बताया कि ये ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सितंबर 2024 के परिणामों में 17% ग्रोथ आती है। तो कोई न कोई तो दम तो है ही, मतलब। और ये बैंक की ईमानदारी है, मतलब ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने साफ लिख दिया कि 17% आती है ग्रोथ, लेकिन इस कारण से 5% ही बता रहे हैं। फिर बैंक का डिपॉजिट बढ़े हैं, बैंक की लेंडिंग बढ़ी है, मतलब एडवांसेज बढ़े हैं। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अच्छी है बैंक की। नाउ बैंक इज अगेन ऑन द राइट ट्रैक, और यानी यूँ समझो सब हाईवे से हाईवे पे आ गया है। मतलब पहले हाईवे से सब हाईवे पे गया था, अब सब हाईवे से वापस हाईवे पे आ गया। इसी प्रकार से टेक महिंद्रा की 14 रुपये कुछ पैसे की EPS आई है, जो मैं समझता हूँ 1.5-2 साल बाद आई है। बीच में बहुत डाउन हो गए थे, कुछ एडजस्टमेंट थे, कुछ और थे, इस तरह से करके नाउ दी, और 15 रुपये डिविडेंड दे दिया उन्होंने। ऐसी सूरत में इतने खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन कुछ छोटी कंपनियों के परिणाम विस्मयकारी परिणाम आएंगे, आश्चर्यजनक परिणाम। जो है एल्कोन का रिजल्ट आया, बहुत खराब आया। अब कारण तो तलाश करने पड़ते हैं, कारण तलाश करने में बहुत समय चाहिए, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत का काम है। तो लेकिन वर्किंग खराब आ गई, अचानक खराब आ गई, आशा के विपरीत आ गई वो। अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, या कोई कंसाइनमेंट नहीं हो पाया, टाइमली सेल तो नहीं घटी है, प्रॉफिट घटा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई होगी, या कोई टेंडर सिस्टम से बिजनेस करते हैं, कहीं कोई नीचा टेंडर दे दिया होगा, ये हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। खैर, लेकिन फिर भी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत शानदार है, प्रोडक्ट की डिमांड है, और बहुत यूनिक कंपनी है, बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत पुरानी कंपनी है, कोई घाटे वाली बात नहीं है इसमें। होल्ड करें प्लीज़, कॉन्फिडेंस से अगर खरीद लिया तो, और खरीदने से पहले सोचना पड़ेगा। कंक्लूजन सामने आना चाहिए, क्या रीजंस रहे इसकी। कॉनकॉल पढ़ लेंगे आप, मतलब कॉनकॉल पढ़ लीजिए आप इसकी, कॉनकॉल से मालूम पड़ जाएगा सवाल जवाबों के, या मीडिया रिलीज आता है उसमें भी लिख देती है कंपनी, मैं भी देख लूँगा। अनदर थिंग, कुछ महानुभाव इस प्रकार की, एक मेरे पास भी एक मैसेज आया है, मैं उस मैसेज के संबंध में आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि अंकल जी, चाचा, सन 2008 की मंदी देखी है क्या आपने? वो भाव अभी तक नहीं आए। इस EPS के चक्कर में मत पड़ो, EPS धरी रह जाएगी। उनके शब्द बता रहा हूँ हिंदी अनुवाद करके।
और शेयर्स को बेच के एफडीआर करवा दो। इस सरकार ने खाली शेयर ही तेज किए हैं और तो सारा भट्टा बिठाया है। तो मैं उन अर्धज्ञानी महोदय से ये निवेदन करूंगा कि वो पूरी स्थिति का जायजा लें, पूरी तरह से अध्ययन करें, फिर कोई बात कहें। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मैंने तो 87 की भी मंदी देखी है, 84 की भी मंदी देखी है, पता नहीं कितनी मंदियां देख चुका हूं मैं तो, लेकिन मेरा एसेट बेस तो बढ़ा ही है, मतलब मैंने तो कुछ पाया ही है। तो पहले तो उनसे ये कहता हूं कि 82 से लेकर के और सन 2024 तक का इंडेक्स देख ले। निफ्टी बाद में बनी है, निफ्टी को भी देख ले। सन 98 में निफ्टी कितनी थी, सन 92 में निफ्टी कितनी थी, 92 में नहीं बड़ी, 93 में बनी निफ्टी। 93 जो शुरुआत जो थी निफ्टी को देख ले, क्या निफ्टी आज उतनी है या जितनी शुरू में थी उतनी घटी हुई है 92 में, या 2008 में थी उससे घटी हुई है? वो विश्लेषण करें, कई गुना बढ़ चुकी है, वो भूल कर रहे हैं। दूसरी बात है रिलायंस, जो 100 कंपनी, जो नामी कंपनी है हिंदुस्तान की, आप उनके उस समय के भाव देख लीजिए, आज के भाव देख लीजिए। उस समय जिस आदमी ने 1 लाख रुपए लगाया था वो आज कितना हो गया? मतलब खाली भाव देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोनस और राइट भी आए इनमें, बाईबैक भी आए, डिविडेंड भी आए, वो पैसा कितना हो गया आज, ये कैलकुलेशन कीजिए। तो मैं उस अर्धज्ञानी महोदय से मेरा ये निवेदन है कि एक इस प्रकार की निराशाजनक बात ना करें। यहाँ ठीक है, बाजारों में मंदी आएंगी, तेजी आएंगी, बाजार गिरता है, लेकिन गिर करके अगली बार और दूसरा रिकॉर्ड तय करता है। और जिन्होंने जो कचरा खरीदोगे तो होगा ही होगा। आप पेटीएम के शेयर खरीदोगे या न्योको विस्टा के शेयर खरीदोगे या कार ट्रेड के शेयर खरीदोगे, इस तरह की कोई कचरा पट्टी, और बहुत कचरा पट्टी भरी पड़ी है, मतलब वो खरीदोगे, रेल विकास निगम के गले लगाए रखोगे, तो यही होगा। फिर तो होना है और होना भी चाहिए। क्यों 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 जिद क्यों करते हैं, मतलब कि साहब नहीं हम इसको नहीं बेचेंगे, व्हाट इज दिस मतलब? तो दे आर सपोज टू बी लूजर। लेकिन आज आप रिलायंस खोल के, TCS है और आपके HCL टेक्नो है, इन्फोसिस है, टाटा मोटर है, मारुति है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, L&T है, इन शेयरों को कहाँ दिक्कत है, कहाँ हिंदुस्तान लीवर है, कहाँ जाने वाले हैं ये बताओ? देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ऊंचाई तय करनी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, अगर इस तरह की सरकारें, जो वर्तमान में सरकार है, ऐसी ही सरकारें रही तो इसको वर्ल्ड की अमेरिका से नेक्स्ट इकोनॉमी भारत होगा। मतलब कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, आपको टैक्सेस भी चुकाने पड़ेंगे, थोड़ा महंगाई भी आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट है। दोनों के अंदर चोली दामन का संबंध है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप निश्चिंत रहें, शेयर बाजार कहीं नहीं जाएगा, बढ़िया शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयरों में करें जिन पर गवर्नमेंट का फोकस है, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और ऑटो, इलेक्ट्रिक ऑटो, इनमें इन्वेस्टमेंट करें आप, मतलब। और IT सेक्टर विल बी द टॉप प्रायोरिटी। मेरा 80%, मैं डिस्क्लोजर दे चुका हूँ, मेरा 80% इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में है। निश्चिंत सोता हूँ, निश्चिंत उठता हूँ, कुछ नहीं होना है। और भारत सरकार अगर बदल भी गई, सरकार भी आ गई, तो IT सेक्टर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि IT सेक्टर को में रेगुलेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं। तो दोस्तों ये सब निश्चिंत रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। और थोड़ा सा परचेजिंग थोड़ा सा रुक जाइए, सारे रिजल्ट आने दीजिए, मार्केट का निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं, और इसमें से सबसे जो हाईएस्ट ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर होगा उनमें हाथ डालेंगे, या जिन शेयरों में 40-50% से ज़्यादा ग्रोथ आई है उनमें आप हाथ डाल दीजिए, खरीद लीजिए, अगर खरीदना है तो आप, कोई रिस्क नहीं है, मतलब। तो ये पोजीशन है। तो मेरा आपको सुझाव है कि जैसे इंडिजन का शेयर है, सर्विस सेक्टर के शेयरों में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव करें आप, मतलब सर्विस सेक्टर में ब्याज का बोझ नहीं होता है, और जो मंदी आती भी है जो इकोनॉमी में, तो उसमें भी उसका प्रभाव सर्विस सेक्टर पे सबसे कम पड़ता है। कारण क्या है कि इनके रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा सर्विस के, तो रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, अब इन बिटवीन मान लो मंदी आई तो मंदी उस पर प्रभावी नहीं होगी, वो रेटें तो लेगी ये कंपनी उससे, और इतनी देर में मंदी खत्म हो जाती है, 1.5 साल का पीरियड निकल जाता है, मंदी खत्म हो जाती है, तो टाइम पास हो जाता है। सर ब्याज का बोझ नहीं है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है सर्विस सेक्टर पे,
जिस तरह से इंडिजन का शेयर है, LTTS है, LTI माइंट्री है, KPIT है, वरुण ब्रेवरीज है, BLS इंटरनेशनल है, मेडी असिस्ट है, अपडेटर सर्विसेज हैं। इस प्रकार के बहुत सर्विस हैं और IT तो है ही। खैर इनमें आप मतलब बने रहें मतलब और इनकी तरफ कंसंट्रेट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के, कोई रिस्क फैक्टर नहीं। शेयर में आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टर हारा नहीं आज तक, और सटोरिया कभी जीता नहीं है। ये ट्रेडर टाइप आदमी हैं जो दिन में 4 बार सौदे को घुमाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि एक ड्राई काऊ का दूध निकाल लिया जाए। नहीं निकलेगा, ये देखे रहेंगे। ज़्यादा स्मार्ट लोग बनते हैं अपने आप में, इनका तो पैसा जाएगा आने के बजाय ये काटे। ट्रेडर आज तक जीता नहीं है, सटोरिया आज तक जीता नहीं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, खत्म किससे। और दोष बाजार को देते हैं। बताइए आप, बाजार का क्या दोष है? जब बाजार के एथिक्स को आप फॉलो ही नहीं कर रहे तो बाजार क्या करेगी इसमें, बताओ आप। हाँ, आप बढ़िया शेयरों को खरीद के रखिए, डिविडेंड का आनंद लीजिए, 2 4 5 साल बाद आप देखिए उनमें बाहर जो आती है। मेरे को कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र हैं, बुजुर्ग मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि साहब मैंने कोलगेट को इतने टाइम रखा और वो बढ़ा नहीं, बढ़ा तो था लेकिन उतना नहीं बढ़ा, उनके डिज़ायर के अनुरूप नहीं बढ़ा था। 1600-1700 रुपये का रेट था उस वक्त जब बेचा, आज के 1.5 साल पहले उन्होंने। तो मैंने अब ये कहा कि देखो मका ये देखिए आप, ये कोलगेट का क्या भाव हो गया, 4000 रुपये का रेट हो गया कोलगेट का। अच्छा हो गया साहब, बात ये हमने उसको बेच के गलत करी। कोलगेट ये मैंने कहा, ये कंपनियां आगे पीछे देके रहती हैं पैसा, ये बिजनेस करती हैं, प्रोजेक्ट लगाती हैं, बिजनेस के अंदर नई नई टेक्निक अडोप्ट करती हैं, मार्केटिंग के नए तरीके ढूंढते हैं ये मतलब। और ये जो छोटे वैसे हैं मतलब जो फर्जी कंपनी आती है, ये सब लेके भाग जाते हैं पैसे को, बिजनेस में लगाते ही नहीं पैसे को, बिजनेस में इनका ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए मेरा यही कहना है कि सजग रहिए, सावधान रहिए, एथिक्स को, शेयर बाजार की एथिक्स को फॉलो करते हुए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपका कोई पैसा नहीं डूबेगा। शेयर बाजार टूटता है, घबराइए मत, आप सब आ जाएगा पैसा। और अब आप मान लो कोई 100 के 150 के पी रेशियो में कोई शेयर खरीद लो और जिसमें फंडामेंटल भी बहुत कमज़ोर हो, जिसमें ग्रोथ भी आने की संभावना नहीं हो, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर भी नहीं हो, तो फिर तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अभी सुबह मैंने एक मैसेज पढ़ा है कि 8000 रुपये में मैंने इंडिया मार्ट इंटरमेश खरीदा था। अब मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? तो एक तो भूल रही हैं, एक तो 1-1 बोनस आ गया, तो आज 3100 का शेयर तो 6200 तो हो गया। वैसे भी घाटा 18 को मेरे कहने से नहीं खरीदा था मैं, जब नहीं था बाजार में, इसमें इसमें नहीं था, 1800 का घाटा पड़ा है। अब वो अगर एवरेज कर लें तो उनका घाटा पूरा हो जाएगा। लेकिन गलती तो उन्होंने की, बाजार की तो कोई गलती है नहीं। ऑपरेटर तो अपना काम करेगा, वो पैसा कमाने आया बाजार में। तो 8000 रुपये में उन्होंने क्या देख के खरीदा? उस समय इसका पी रेशो था 100 कम से। तो 100 के पी रेशो पे किसी शेयर को यूँ अचक दे खरीद लेना, क्या और सस्ते शेयर थे ही नहीं क्या? ये बढ़िया बढ़िया IT के जो शेयर थे, और अल्ट्राटेक सीमेंट था, LNT था, मारुति था, और बहुत बढ़िया बढ़िया पड़े थे। अरे भाई इनमें क्या खराबी थी? ये पुरानी कंपनियां, जमी कंपनियां, रिजर्व है इनके, दुनिया भर के प्लांट हैं, दुनिया भर की एसेट्स है, दुनिया भर का मैनेजमेंट है, दुनिया भर का मार्केटिंग नेटवर्क है, दुनिया भर के डाटा है इनके पास में। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आपने ये इंडिया मार्ट 80 के पी रेशो 100 के पी रेशो पे क्यों खरीदा? लॉस होगा ही होगा। तो खैर एनीवे गलतियां हो जाती हैं इंसान से, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा किसी की, मेरा सिर्फ ये उदाहरण देने का मतलब ये है कि भाई सावधान रहें। थैंक यू, प्लीज़ आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको मतलब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।